नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार के पटना हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी को पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन का एआई जनरेटेड वीडियो हटाने को कहा। यह आदेश कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीवी बजंत्री ने दिया है और पार्टी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने को कहा, जिसके बाद कांग्रेस ने उस वीडियो को हटा दिया है। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें, वीडियो को 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस इकाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो पूरी तरह एआई से बना है। इसमें पीएम मोदी अपनी दिवंगत मां हीराबेन के बारे में सपना देखते हुए दिखाई दे रही हैं, जो चुनावी राज्य बिहार में उनकी राजनीति को लेकर उनकी आलोचना कर रही हैं। एआई वीडियो में उनकी मां उनको राजनीति में उनका उपयोग न करने की नसीहत देते दिख रही हैं। इसको लेकर काफी हंगामा मचा था। पीएम मोदी आज अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में हैं। इस दौरान एमपी के धार में उन्होंने कहा, ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। हमारे वीर जवानों ने कुछ क्षण में ही घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकी से डरता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आज है और इसे मनाने का तरीका अलग है। इस बार सिर्फ केक और बधाई ही नहीं, बल्कि पीएम के स्मृति चिन्हों की नीलामी का 7वां संस्करण भी शुरू हुआ। इस ई ऑक्शन में मोदी को मिले 1300 से ज्यादा गिफ्ट्स को नीलाम किया जाएगा। नीलामी आज 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। आम लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। ये पहल 2019 में शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हुई नीलामी में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि नमामि गंगे परियोजना की जुटाई जा चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर एक्स पर एक लाइन का पोस्ट करके बधाई दी। अपने पोस्ट में राहुल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। खास बात यह है, इस पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टैग नहीं किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने पीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की हालत ऐसी है कि जश्न मनाया जाए। सामना ने कहा कि मोदी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन 11 सालों में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं और बड़ी हैं। ऐसे में मोदी और उनके भक्तों को अब सोचना चाहिए कि उन्होंने देश को आखिर दिया क्या है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की, जो 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत पूरे देश में स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाले मेले आयोजित होंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में रहेंगे, जहां वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। ये योजना मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है। वो पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे और आदि सेवा पर्व भी लॉन्च करेंगे, जो आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका और जल संरक्षण पर केंद्रित होगा। महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए सरकार एक नया एआई चैटबॉट सुमन सखी भी लॉन्च करेगी, जो मातृ स्वास्थ्य संबंधी सलाह देगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 15 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिनमें नए अस्पताल ब्लॉक, 150 डायलिसिस केंद्र, पुलिस के लिए 75 ड्रोन और 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। इसे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए। जैसे आप वैसे ही मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ट्रंप की कोशिशों का समर्थन करता हूँ। ट्रंप ने भी पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत के समर्थन की अहम भूमिका रही है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामलों में अदालत ने पुलिस द्वारा की गई जांच की व्यावहारिकता और विश्वसनीयता पर गंभीर आरोप लगाए। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चलता है कि जिन मामलों में अब तक 116 मुकदमे चले हैं, उनमें से 97 मामले में आरोपी बरी हो चुके हैं और 19 में दोषी ठहराए गए। लेकिन पुलिस ने कई केसों में फर्जी सबूतों का सहारा लिया। जिन 93 बरी किए गए मामलों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं,
उनमें कम से कम 17 मामलों में अदालतों ने पुलिस की जांच प्रक्रिया में फैब्रिकेटेड यानी फर्जी या बनावटी सबूतों या आर्टिफिशियल गवाहों के इस्तेमाल की पुष्टि की है। बता दें, दिल्ली दंगा 2020 नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुआ था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग लापता हैं। सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड में 15 लोग मारे गए हैं और 16 लापता हैं। यहाँ 900 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। हिमाचल के मंडी में मकान ढहने से एक ही परिवार के 3 सदस्य मारे गए। बता दें, बीते दिन उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कांग्रेस ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने के लिए नया प्रयोग शुरू किया है। गुजरात पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से की गई। इसे नाम दिया गया है कि संगठन सृजन अभियान। अब योजना है कि राहुल गांधी गुजरात के सभी जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो नए DCC यानी कांग्रेस कमेटियों के जिला अध्यक्षों से उनके घर पर जाकर मिलेंगे और उनके परिवार के साथ भोजन भी करेंगे, ताकि नेताओं से व्यक्तिगत जुड़ाव बनाया जा सके। कांग्रेस का कहना है, इस अभियान से जिला स्तर पर चुने गए अध्यक्ष अब सीधे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़ेंगे और उम्मीदवार चयन समेत कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका होगी। सूत्र के अनुसार राहुल गांधी जल्द ही सौराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां वो कपास किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अक्टूबर से वो नियमित रूप से गुजरात के जिलों का दौरा शुरू करेंगे। अडानी समूह के बारे में खबरें छापने पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को पत्रकारों ने चुनौती दी। पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास तथा आयुष जोशी ने रोहिणी कोर्ट के विशेष सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। उन्होंने 2 अलग अलग अपीलें जिला अदालत में दायर की हैं। बता दें, अडानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की खबरें छापने वाले प्रमुख पत्रकारों पर दिल्ली कोर्ट का गैग ऑर्डर भारी विवाद का कारण बन गया है। पत्रकारों का आरोप है कि रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश में किसी विशिष्ट सामग्री को मानहानिकारक बताए बिना पूरी तरह से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच सरकार ने कोर्ट के इसी ऑर्डर का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के नोटिस जारी किए। पत्रकार संगठनों ने इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे #MyModiStory सोशल मीडिया अभियान में भाग लिया। वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि आज के भारत की #MyModiStory मुझे भी यूट्यूब ने सूचना भेजी है कि अडानी पर बने वीडियो खुद हटा लूं या फिर वो हटा देगा। सूचना मंत्रालय ने कई लोगों और संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इनमें न्यूज लॉन्ड्री, द वायर सहित ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, आकाश बनर्जी के वीडियो के भी लिंक हैं। कुल 138 वीडियो हटाए जाने हैं। इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए गए वीडियो हटाने होंगे। आज अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस है। अगर कोई यूट्यूबर इसी पर वीडियो बनाए कि अडानी पर बने 138 वीडियो टेक डाउन करने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या उसके वीडियो को भी टेक डाउन किया जाएगा? टेक डाउन का मतलब होता है वीडियो डिलीट करना। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध फिर से शुरू होने के बीच अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को घेरने की धमकी दी। खालिस्तानी समर्थक इस समूह ने कहा है कि वो गुरुवार को भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कब्जा कर लेगा। खालिस्तानी समूह ने वाणिज्य दूतावास की नियमित यात्रा की योजना बना रहे भारतीय कनाडाई नागरिकों से कोई और तारीख चुनने को कहा। NDTV की खबर के अनुसार खालिस्तान समर्थक समूह ने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। इस बयान में समूह ने भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर खालिस्तानियों को निशाना बनाकर जासूसी नेटवर्क चलाने और निगरानी करने का आरोप लगाया। जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने माना है कि भारतीय मिसाइल हमले में आतंकी संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। दरअसल 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश मुख्यालय और अन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में अजहर के करीब 10 परिवारजन और 4 करीबी सहयोगी मारे गए थे। मंगलवार को वायरल हुए एक वीडियो में जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने बहावलपुर हमले का जिक्र करते हुए कहा, 7 मई को मसूद अजहर के परिवार के लोग टुकड़े टुकड़े हो गए।
ये बयान उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 6 सितंबर को हुई मिशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में दिया था। उसके साथ कई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे। नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि वो 6 महीने के भीतर चुनाव कराकर अपना कार्यभार सौंपना चाहती हैं। बीबीसी नेपाली से उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम पद की जिम्मेदारी उनकी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में मिली है। सुशीला कार्की ने कहा वो निर्धारित समय के भीतर चुनाव कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग जल्द ही सक्रिय होगा और अगले 2-3 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। दोहा में सोमवार को 40 से ज्यादा अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं की आपातकालीन बैठक हुई। एजेंडा था इजराइल पर एकजुट प्रतिक्रिया, क्योंकि पिछले हफ्ते कतर की राजधानी में हमास नेताओं पर इजराइल ने हमला किया था। बैठक में ज्यादातर नेताओं ने केवल निंदा और अस्पष्ट वादे ही किए, लेकिन नाटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाने का विचार जोरदार तालियों के साथ उठा। इस बैठक में पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हुए। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम परमाणु देश है और तुर्की नाटो का सदस्य है, जिसने पहले भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन दिया था। ऐसे में अरब इस्लामिक नाटो का ख्वाब भारत के लिए चिंता बढ़ा सकता है। पाकिस्तान ने इस बैठक में सबसे आक्रामक भूमिका निभाई और अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की जोरदार वकालत की। वेस्टइंडीज ने भारत के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक खेली जाएगी। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 2 से 6 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.